नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में जो भी प्रमुख शरणार्थी आए हैं, प्रमुख आसपास के पड़ोसी देशों के जो भी शरणार्थी आए हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनको बहुत सारी ऐसी चीजें झेलनी पड़ी थी जो कि उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं इस पूरे सेशन को जानने की। और खासकर ये वीडियो उन तक जरूर से शेयर कीजिएगा, उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो इन सभी हिंसा चीजों से जो है बहुत पीड़ित होके आए हैं। चलिए जानते हैं क्या है मुद्दा और भारत सरकार कौन सा ऐसा अनाउंसमेंट करने वाली है जिससे क्या होगा कि भारत के जो पड़ोसी देश यहाँ शरणार्थी बन के आए थे उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो जानिए पूरा क्या है मामला, ठीक है। चलिए, नागरिक संशोधन क्या है, एक हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि CAA लाया गया है। यहाँ पे क्या होगा, नागरिक संशोधन कानून इसको कहते हैं। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी इसको कहा जाता है। और इसी के तहत हम कह सकते हैं कि भारत में आने वाले शरणार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए क्या है पूरा मामला। तो याद रखिए, पहले कैसे उनके लिए कौन सी खुशखबरी आने वाली है उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा CAA के बारे में बताना चाहूंगी, यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम उस मुद्दे तक पहुंचेंगे कि उनको ऐसी क्या खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए, भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। इससे पहले भी कई बार पेश हुआ था और पास भी हुआ, पर फिर बार बार क्या होता है, संशोधन हो जाता है। CAA कानून बना लोकसभा में 10 दिसंबर को लाया गया। देखना इसकी फुर्ती, देखना कितना फास्ट है आया। पहले लोकसभा में आया था 10 दिसंबर को और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इनको लाया गया था, ठीक है। CAA 10 दिसंबर को आता है, 11 दिसंबर को चला जाता है राज्यसभा में, लोकसभा में भी पास, राज्यसभा में भी पास हो जाता है। और अगले ही दिन यानी कि 10 दिसंबर को लोकसभा, 11 दिसंबर को राज्यसभा और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति जी भी सिग्नेचर करके क्या दे देते हैं, मंजूरी दे देते हैं। बात है 2019 की। इस कानून को लेकर अभी तक क्या हुआ, 6 बार संशोधन हुआ। अभी तक इसको लटका के रखा, मतलब हर बार क्या होता है, लगता है कि अब CAA लागू होगा। और CAA लागू होने का मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और उनमें जो व्यक्ति पीड़ित होके आए हैं, कैसे पीड़ित हुए वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। पीड़ित होके जो भी व्यक्ति भारत में शरण लेने के लिए आए, शरणार्थी के रूप में आए, उनको लेके अमेंडमेंट जारी हो रहा था और उनको लेके ही एक कानून बनाया जा रहा था कि वो भारत में रेगुलर रह रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, उनको भारत का ही नागरिक मान लिया जाए। और उसी चीज के चलते भारतीय नागरिकता उनको देने की बात की गई थी। तो अभी तक क्या हुआ, इस कानून को लेके 6 बार संशोधन हुआ। पहली बार संशोधन हुआ था 1955 में, फिर 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, 2005 में, 2015 में और अंततः 2019 में। अब संभावना है, क्योंकि गृह मंत्री के द्वारा कई बार, अभी हाल ही में चुनावी माहौल चल रहा है, आप लोगों को पता है, और सरकार ने इसका मुद्दा फिर से उठाया है। चूंकि 2019 में भी सरकार ने इसका मुद्दा उठाया था और उस समय भी कहा गया था कि हम क्या करेंगे, चुनाव से पहले आपको नागरिकता दे देंगे। ठीक है, उस बार ना हो सका, इस बार फिर से वही चीज सामने आ रही है। और गृह मंत्री के द्वारा कई बार अपने भाषण में, अभी हाल ही के जितने भी भाषण उन्होंने दिए हैं उनमें से कई बार उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि ये आचार संहिता लगने से पहले, यानी कि लोकसभा के चुनाव जो इस बार 2024 में होने वाले हैं, ये होने से पहले ही हम क्या कर देंगे, संशोधन नागरिकता अधिनियम को हम पारित कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे पारित। बिल तो पास हो गया था 11 दिसंबर 2019 को, मतलब अब कानून बनना, उसके ऊपर सिग्नेचर होना ही बाकी है। कहीं ना कहीं हमने तो पास करवा ही लिया था इसको। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ था, इसकी वोटिंग भी हुई थी। अब पारित कैसे हुआ, होता क्या है, लोकसभा के अंदर अगर कोई बिल गया है तो पहले वो लोकसभा के अंदर पारित होगा, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे वो उसकी वोटिंग करेंगे। अगर वोटिंग सही से होती है, पास हो जाता है, तो फिर उसको भेजा जाता है राज्यसभा में। अगर लोकसभा पास करती है तो आसानी से राज्यसभा भी उसको क्या कर देती है, पास कर देती है। और अंततः 13 दिन का विधेयक लेके किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति जी के पास में, कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, इसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। तो क्या हुआ था, 125 वोटिंग किसकी तरफ गई थी कि CAA को लागू किया जाए, नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू किया जाए। और 99 जो वोटिंग हुई थी वो विपक्ष तरीके से गई थी, अलग टाइप से गई थी कि इसको पास ना किया जाए।
2019 में 2012 में माफ कीजिएगा 2019 में 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी दी गई और देश में बहुत जगह जो क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। मतलब इसका विरोध क्यों हो रहा है ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा। जब राज्यसभा लोकसभा में पारित हो गया, राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर कर दिया, फिर भी अगर इसका विरोध हो रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि सबसे अधिक विरोध करने वाला अगर कोई राज्य है ना, तो सबसे अधिक विरोध करने वाला राज्य हो जाएगा आपका असम। यानी कि असम त्रिपुरा वाले जो इलाके हैं ना, उन्होंने सबसे अधिक इसका विरोध किया है। विरोध करने का पीछे का कारण यह है कि उनका मानना है कि अगर भारत में सीए लागू हो गया, भारत के पड़ोसी देश जो कि शरणार्थी बन के भारत के अंदर आ रहे हैं, अगर उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, हमारी नागरिकता कहीं छीन ना जाए, ये हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। और उसी चीज के चलते असम में बहुत सारी रैलियां निकाली गई। असम, त्रिपुरा, ये दोनों राज्यों ने बड़े जोरों शोरों से इसका विरोध भी किया था। तो सबसे अधिक इन्हीं राज्यों के विरोध के चलते हर बार ये मुद्दा टलता रहा और अंत में भी ये नहीं कि अब ये राज्य जो है शांत हो गए हैं, असम त्रिपुरा अब भी विरोध नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। पर फिर भी इस कानून को लाया जा रहा है और इस कानून को लाने के कई सारे कारण हैं, आगे मैं आपको कारण भी बताने वाली हूँ। चलिए, तो अब क्या होगा, अब भारत में जो व्यक्ति आ रहे हैं, है ना, भारत में जो व्यक्ति आ रहे हैं जिन्हें ये नागरिकता दी जाएगी, यानी सीएए क्या है, अब इसको पूरी तरीके से हम चर्चा में लेते हैं। याद रखिएगा किसे किसे मिलेगी नागरिकता। सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम केवल उन्हीं लोगों के लिए लाया गया है जो बांग्लादेश के निवासी है, अफगानिस्तान के निवासी है और पाकिस्तान के निवासी है। तीनों पड़ोसी देशों को प्रमुख रूप से इसके अंदर शामिल किया गया है और उनमें से भी मुस्लिम जो है उन वर्गों को अभी इसमें जो है पूर्णतः जगह नहीं दी गई है। उसमें ज्यादातर जगह किसको दी गई है? जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित हुए हैं। प्रताड़ित कैसे? क्योंकि ये जितने भी देशों का मैंने नाम यहाँ पे लिया है, सभी के सभी मुस्लिम बहुल्य देश हैं और जहां पे मुस्लिम वर्ग ज्यादा है तो उन्होंने क्या किया, जो छोटी जनजाति है या छोटी जाति है या छोटा धर्म है, उन सभी को क्या किया, दबाने का काम किया या फिर धर्मांतरण करवाने का काम किया। मतलब लोगों को बुरी तरीके से परेशान कर दिया। आप देखिए, अगर हम सीधा सीधा बोले तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय में जितने हिंदू पाकिस्तान जा रहे थे, उससे ज्यादा पाकिस्तान वर्ग के मुस्लिम जो है भारत के अंदर भी आ रहे थे। ठीक है, हम इस चीज को मान सकते हैं कि अब आजादी के बाद में भारत में मुस्लिमों की संख्या वही है या घट गई है। और अभी आप देखो, आजादी के बाद में यानी कि 1947 के बाद की अगर हम बात करें, क्या पाकिस्तान में जितने हिंदू गए थे, क्या आज भी उतने हिंदू आपको नजर आते हैं? नहीं, क्योंकि धर्मांतरण किया गया, उनके साथ में बहुत सारा अत्याचार किया गया, गलत किया गया। वो तो आपकी राय, आप कमेंट करके लिखोगे ही सही, मेरे कहने से आप रुकोगे नहीं कि भारत में कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम वर्ग थे और पाकिस्तान में जाने के बाद में कितने हिंदू बचे हैं और कितने नहीं बचे हैं, ये तो सभी जग जाहिर है, मतलब सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिए, सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले, ये बहुत टाइम से चल रहा है क्योंकि 1956 में ही हम पहली बार इसका जिक्र कर रहे हैं सीए का। याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रमुख धार्मिक आधार पे, धर्म के आधार पर पीड़ित हुए हैं कौन कौन? हिंदू हुए हैं, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सभी धर्म के ये जो समुदाय के लोग हैं ना, इनको बड़ा बुरी तरीके से बहुत प्रताड़ित किया गया। और प्रताड़ित होने के बाद में इन्होंने फैसला किया शरण लेने की। कहां पे? भारत देश के अंदर ये शरण लेने के लिए आए और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ बस गए। बहुत टाइम से ये बसे हुए हैं क्योंकि इनको लगता था कि अगर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनके धर्म का हनन हो जाएगा। ये हिंदू है तो शायद इनको मार के इस्लाम धर्म कबूला कराया जाएगा या ऐसा कुछ करवाया जाएगा। उसी चीज के चलते हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, ईसाई, सभी के सभी धर्म के अनुयायी लोग जो है कहाँ आना शुरू हो गए? भारत के अंदर आना शुरू हो गए। अब बहुत पहले से ये लोग आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, सुनिएगा इस चीज को थोड़े से ध्यान से। अब मुस्लिम वर्ग के लोग भी बहुत सारे बोलेंगे, क्या हम मुसलमान हैं तो हमको भारत के अंदर नहीं शरण मिलेगी अगर हम रह रहे हैं तो? याद रखिए इस चीज को कि 3 देशों के अलावा भारत में आए शरणार्थी, 3 देश के अलावा म्यांमार देश के लोग भी बड़े गुस्से हैं इसको लेके। नेपाल से भी कुछ लोग आते हैं रहने के लिए, इवन चाइना से भी कुछ ना कुछ लोग जो है भारत के अंदर रहने के लिए आते हैं। बाकी आप जानते हैं
कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां से कोई ना कोई लोग जो है भारत के अंदर आके रोजगार प्राप्त कर रहा है और रह रहा है। उसी चीज के चलते एक और नियम है कि भारत में आए शरणार्थियों के लिए 11 वर्ष का समय रखा गया, खासकर मुस्लिम वर्ग के लिए। और इनके लिए पहले क्या था कि अगर आप भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं ना, तो आपको कम से कम भारत में 6 साल निवास करना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था, आपको 11 साल रहना पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मुस्लिम वर्ग के लिए आज भी 11 साल का समय ही है। बाकी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई इन सभी धर्म के लिए 6 साल की अवधि कर ली है। अगर आपको भारत में रहते रहते 6 वर्ष बीत चुके हैं तो आप क्या कर सकते हो, भारत की नागरिकता आराम से ले सकते हो सीएए कानून के अकॉर्डिंग। याद रखना इस चीज को। और अगर आप मुस्लिम वर्ग से हैं तो आपको 11 साल तो बिताने ही पढ़ेंगे। चलिए, सीएए क्यों टलता रहा और टलने के पीछे का कारण मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा डरा हुआ था असम, और असम के अलावा डरा हुआ था त्रिपुरा का क्षेत्र। अभी हम अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में बहुत सारे हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। उसमें बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि जमीनी विवाद था, जातिगत विवाद था, और कुछ एरिया में अगर हम देखा जाए ना, कुछ परसेंटेज के मामले में अगर हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं म्यांमार देश का भी हाथ है। क्यों? क्योंकि ये आपस में लड़ाने के काम करते हैं। म्यांमार के लोग बड़े गुस्से आ रहे हैं क्योंकि सीमा का तो कोई है ही नहीं, सीमा रेखा तो जरूर है, 200 किलोमीटर तक अंदर जा रही है, पर गुस्से आ रहे हैं लोग। चल रहा है भारत को धर्मशाला जो समझ रखा है। चलिए खैर, भारत के कुछ राज्यों में लगता था कि इन राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिकता देने से उनकी नागरिकता छिन जाएगी। उनको लगता था असम, त्रिपुरा वाले क्षेत्र को। ये व्यवस्था में जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम में आकर बसे थे, ये 2014 वाली बात पूरे भारत की है। और केवल असम की बात करें तो असम में जो 1971 से पहले आके बसे थे उनके लिए ही उनको नागरिकता दी जाएगी, खासकर असम में रहने के लिए। ठीक है, अब असम वाले खुश हो जाओ। अब इसका विरोध क्यों हो रहा था? असम के लोगों द्वारा तर्क दिया गया कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में हिंदू लोग जो है आएंगे और उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, और इसी वजह से उनके अधिकार जो है खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ज्यादातर जनसंख्या होगी तो फिर क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा, और कंपटीशन ज्यादा होगा तो उनके कहीं ना कहीं अधिकार हनन ना हो जाए, वही डर उनको सता रहा था। और इसी चीज के चलते केंद्र सरकार ने असम में नेशनल सिटीजन एनसीआर भी लागू किया था। इसका मकसद यह है कि भारत के अंदर बहुत सारी घुसपैठ जो हो रही थी ना दूसरे देशों के चलते, उनको रोकने का इसके अंदर काम किया जाएगा। चलिए, अब हमने सीए कानून को जाना कि आपको कितने साल भारत में रहना होगा तब आपको नागरिकता मिलेगी, कैसे कैसे इसके अंदर संशोधन हुआ, कौन कौन से राज्य इससे डरे हुए हैं, और कौन कौन से देश के शरणार्थी जो है इसके अंदर आ सकते हैं, कौन कौन से वर्ग के लोग इसके अंदर आ सकते हैं। अब आप जानिए, अगर आप बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर भारत में आपको 6 साल प्लस हो गया है तो आप ये नागरिकता कैसे ग्रहण कर पाएंगे। सबसे पहले नागरिकता के लिए आवेदन सेंट्रलाइज सिस्टम से प्रोसेसिंग होगी और वेरिफिकेशन किया जाएगा। नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र भी जरूरी नहीं है। जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं ना, उनको पहले क्या करना होता था, वहां की नागरिकता को छोड़ना होता था, उसके बाद आपको क्या होगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। पर अब आपको ऐसा कोई भी त्याग पत्र, प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी कि हमने वहां की नागरिकता त्याग दी है उसके बाद हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान के निवासी हो तो आपको पाकिस्तान की नागरिकता त्यागने के बाद भारत की नागरिकता मिलेगी। अब ऐसा कोई कानून नहीं रखा गया है, ठीक है, तो आपको कोई प्रमाण पत्र बताने की जरूरत नहीं है। यह सभी कार्य गृह मंत्रालय के अधीन होगा, यानी कि गृह मंत्रालय ने फॉरेन डिवीजन बनाया और उसी डिवीजन के अकॉर्डिंग आपको नागरिकता दी जाएगी। प्रमुख रूप से भारत की नागरिकता 3, जहां पे हिंदू शरणार्थियों को प्रताड़ित किया गया था, खासकर बाद इसमें हिंदू प्रताड़ित आता है, ठीक है, यानी कि हिंदू व्यक्तियों को जहां जहां प्रताड़ित किया गया था उन्हीं को यहाँ पे बुलाने की बात की जाती है। चलो, बहुत शॉर्टली हमने सभी चीजों को जाना है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं जरूर से कमेंट करके जाइएगा, और आई होप आपको इस सेशन में बहुत सारी मदद मिली होगी, जानकारी मिली होगी। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।